हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं पाठ 4 प्राथमिक क्रियाएं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। साथियों, इस वीडियो में जितने भी सवाल हैं सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सिलेक्टेड हैं एंड वही क्वेश्चंस को लिया गया है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में आने की सर्वाधिक है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप सभी सवालों को देखिएगा, क्योंकि भाई मैंने इस चैप्टर से उन सभी सवालों को सिलेक्ट कर लिया है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते थे, और एज पॉसिबल जितना हो पाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया गया है। तो आप बस वीडियो को देखिए, और हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो के बीच में आपको इसका एक्सप्लेनेशन पीडीएफ जो है, पीडीएफ का पासवर्ड मिल जाएगा। पीडीएफ आपको सॉफ्ट स्टडी ऐप पे मिलेगा, नीचे लिखा भी होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। सॉफ्ट स्टडी ऐप पे आपको पीडीएफ मिलेगा और पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, उसमें पासवर्ड जो है वो आपको इसी वीडियो के बीच में कहीं पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना कोई देर किए हुए आज की इस बेहतरीन सी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले सवाल से। पहला सवाल है कि मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है। तो ऑप्शंस आपके समक्ष दिए गए हैं। पहला है सामाजिक क्रिया, प्राकृतिक क्रिया, आर्थिक क्रिया और राजनीतिक क्रिया। तो मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आपको जिस भी सवाल का उत्तर पहले से याद रहे आप चैट सेक्शन में लिखते जाइएगा, और जिनको ना याद रहे आप बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यही आपका काम ही है। मैं बिल्कुल समझाने का अच्छे तरीके से प्रयास करूंगा और बिल्कुल समझाऊंगा भी। तो चलिए, मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है। तो भाई मेरे मनुष्य का वैसा क्रियाकलाप, वैसा एक्टिविटी जिससे क्या हो, आय यानी कि इनकम की प्राप्ति होती है, इनकम की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं, यानी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं आर्थिक क्रिया। हालांकि आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी था, अगर आप नहीं पढ़े तो ध्यान दीजिएगा। चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पूरा प्लेलिस्ट बन गया है और उसमें सारे जो चैप्टर हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाए जा चुके हैं। तो आप जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको वहां से वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें आपको मैंने बताया है कि जो अभी क्रियाओं की संख्या है वो आर्थिक क्रियाओं की संख्या 5 हो चुकी है, जिसमें सिर्फ जो प्राथमिक क्रिया, जो पहला आपका प्राथमिक क्रिया है, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे भी काम हैं जो कि आय के लिए नहीं किए जाते हैं, अपने भरण पोषण के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आदिम मतलब पुराने टाइम पीरियड में कि बहुत सारे ऐसे भी क्रियाकलाप थे, बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो व्यक्ति केवल अपने जीवन निर्वहन के लिए करता था। जैसे शिकार करना, पहले शिकार करके कोई व्यक्ति उससे पैसा धन अर्जित नहीं करता था। तो बहुत सारे ऐसे भी कार्य हैं जिससे व्यक्ति केवल क्या करता था, अपना जीवन निर्वहन करता था। तो फिलहाल अपना सवाल है कि मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे हमें आय की प्राप्ति हो रही है उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। और आर्थिक क्रियाओं की संख्या कितनी है, तो आर्थिक क्रियाओं की संख्या मेरे भाई अभी वर्तमान में 5, पुराने एनसीईआरटी में आपको जो है वो 4 पढ़ाएगा। यानी कि आपको एनसीईआरटी 4 क्यों पढ़ाता है, क्योंकि पहले 4 था, लेकिन जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हो रहा है वैसे वैसे दिन प्रतिदिन प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण एक्टिविटी भी बढ़ रहे हैं। जैसे आप 1990 के पहले जाइएगा तो कंप्यूटर का इतना प्रचलन नहीं था, बाद में देखिए कंप्यूटर का प्रचलन आया। आज देख पा रहे हैं आप कि एक कंप्यूटर वाला भी कार्यकलाप जुड़ गया है एक्टिविटी में, तो पंचम क्रियाकलाप भी एक बढ़ गया है। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे। चलिए फिलहाल हम लोग अपने अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। दूसरा सवाल देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रिया है। तो आपको कंसेप्ट दे दिया गया है मेरे भाई। प्राथमिक क्रिया सर वैसी क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंड होती है, प्रकृति से जुड़ी होती है। तो देखिए, तो व्यापार प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ी है, नो सर नो, तो गया। उद्योग ये भी नहीं, तो उद्योग भी नहीं। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे उद्योग की चर्चा की गई, तो मैं आपको बता दूं, जिस भी मतलब कोई ऐसा क्रियाकलाप जिसमें उद्योग लग जाए ना, उसको सब आप द्वितीयक में रखिएगा, सेकेंडरी में रखिएगा। तो इसमें उद्योग है तो इसको कहाँ पे रखना है आपको, सेकेंडरी में। व्यापार आपका समझ जाइए, कृषि देखिए व्यापार आपका किस में आ जाएगा, तो सर व्यापार करना मतलब क्या होता है कि धन, डायरेक्ट धन अर्जित करना, तो आपको तृतीय क्रियाकलाप में पढ़ाया गया है। कृषि देखिए इस किससे जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। सो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक क्रियाकलाप कौन है, तो कृषि ही आपका क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर रुख करें। और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखिए ना, पढ़ा दिए हैं चैप्टर। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल है कि लाल कॉलर का संबंध है। लाल कॉलर, लाल का मतलब क्या होता है,
लाल का मतलब, अरे वो नहीं, सड़क पर वाला लाल बुल्लू हरा पीला नहीं। लाल का मतलब होता है कि जिसका कार्यक्षेत्र घर से बाहर हो। कार्यक्षेत्र क्या हो, घर से बाहर, खतरा का निशानी है कि नहीं। तो कार्यक्षेत्र घर से बाहर होने के कारण प्राथमिक क्रियाकलाप के लोगों का कार्यक्षेत्र घर से बाहर होता है, इसीलिए इनको लाल कॉलर श्रमिक के नाम से भी जाना जाता है। तो लाल कॉलर श्रमिक प्राथमिक क्रियाकलाप। क्लियर है बालक? चलिए आगे बढ़ें। च्युइंगम, च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? जब च्युइंगम को चूस लेते हैं, चूसने के बाद जो शेष बचा भाग रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग चिकल। क्या कहते हैं? चिकल। नहीं, जब चूसिएगा, चूसने के बाद पूरा खाने के बाद क्या होता है, खाना तो नहीं कह, चूसना ही कह सकते हैं। तो चूसने के बाद जो बचता है, देखिएगा जो उजला उजला जब पार्ट्स बचाता है, जो मीठा नहीं लगता है, तो उसी को कहते हैं चिकल। और जो ये है जेपोटा नामक वृक्ष के दूध से बनता है च्युइंगम। बचपन वाला बात या भूल जाइएगा कि च्युइंगम जो है किसी चीज़ के मांस से बनता है। च्युइंगम पेड़ वृक्ष के दूध से बनता है, जेपोटा नामक वृक्ष के दूध से बनता है। क्लियर? अगला देखिए। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के प्रमुख पशु हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अगर पशुओं की बात करें तो भेड़ नहीं सर, बकरी नहीं सर, ऊंट नहीं सर, गाय बैल जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अफ्रीका में अगर आप देखिएगा तो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का ये क्या है, तो आपका मेरे भाई ये आपका प्रमुख पशु है। कौन? गाय और बैल। देखिए अफ्रीका के बारे में अगर जानिएगा तो आप ये समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी अफ्रीका क्या बहुत पिछड़ा हुआ है ना। आप देखिए प्राकृतिक संसाधन तो बहुत सारे हैं। अरे हीरा का प्रख्यात किम्बरले आपने पढ़ा होगा, किम्बरले अफ्रीका में, सोना अफ्रीका में। तो मतलब इन सारे मतलब प्राकृतिक उद्योग के होते हुए भी क्या है, ये बहुत पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का अभाव है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी चीज़ों के कारण अफ्रीका के पिछड़ेपन का एक मतलब प्रमुख ये कारक बनता है। अगला सवाल, आपने पशुचारण के बारे में पढ़ा था। तो चलवासी पशुचारण जिसमें जो कृषक होते हैं या व्यक्ति होते हैं वो अपने पशुओं को चराते हैं और उसके द्वारा उसको भोजन कराते हैं। ठीक है, चराना, चराना मतलब समझते हैं ना, मतलब शाम को आप देखते होंगे, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में आप देखिएगा कि गाय भैंस को चराने के लिए लोग ले जाते हैं। तो जब लोग इसको व्यवसाय के रूप में ले लेते हैं ना, बड़े पैमाने पर एक साथ आप देखिएगा, कभी कभी हम लोग के यहाँ अचानक देखिएगा कि भीड़ का झुंड आ जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं चलवासी पशुचारण, यानी कि पशुओं को चराना। तो यहाँ पर हो गया, इनमें से कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है? लामा नहीं, याक, रेनडियर या इनमें से सभी? बताइएगा। तो लामा, याक और रेनडियर, याद रखिएगा एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस सवाल है। तो ये सब तीनों जो है ना एनसीईआरटी का ये बहुत ही फेमस सवाल है मेरे भाई, समझ जाइएगा। जैसे जिस प्रकार से आप देखिएगा कि न्यूज़पेपर में कोई कोई न्यूज़ ऐसा होता है ना जो आपको आए दिन अखबार में देखने के लिए मिल जाता है, तो उसी प्रकार से ये भी एनसीईआरटी वाले एग्जाम जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका फेवरेट बन चुका है, तो सवाल बन जाते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। रेनडियर आपको पता है, याक के बारे में पढ़ाए हैं और लामा के बारे में पढ़ाए हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, 7वां नंबर सवाल है। कहाँ पढ़ाए हैं सर? तो आप चैनल पे देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो प्लेलिस्ट में आपको एक ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा अच्छे से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें से किस देश में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है? अभी आपने चलवासी पशुचारण के बारे में देखा, एक सवाल आपके चलवासी पशुचारण से था कि कौन कौन जो है वो चलवासी पशुचारण है। तो आपने देखा कि रेनडियर, याक, लामा ये सब चलवासी पशुचारण है, आपने देखा। ठीक है, अब सवाल पूछता है कि वाणिज्य पशुधन पालन, तो सर वैसा पशुधन पालन जिससे हमें क्या हो, आय की प्राप्ति हो, मतलब एक बड़े पैमाने पे करें। जैसे फार्म बनाकर, जैसे मुर्गी पालना, आपने देखा होगा मुर्गियों को पाला जाता है, भेड़ को पाला जाता है, सुअर को पाला जाता है, गाय को पाला जाता है, भैंस को पाला जाता है। ज़्यादातर अमेरिका में चलो ये जो होता है ना वाणिज्य पशुधन पालन बहुत ज़्यादा, इसमें पूंजी का भी निवेश ज़्यादा होता है और इसमें जो है ना बड़े बड़े फार्मों का निर्माण कराया जाता है और पशुओं को चराया नहीं जाता है, फार्म बनाकर उस फॉर्म में क्या किया जाता है, उसको चराया जाता है। तो इनमें से किस देश में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इनमें से सभी देशों में। देखिए वाणिज्य पशुधन पालन जो है वो लगभग मतलब आप कह सकते हैं जो पिछड़े देश हैं जहाँ पे पूंजी कम है वहीं पे नहीं, अन्यथा जो भी आपके लगभग देश हैं वहाँ पे वाणिज्य पशुधन पालन किया ही जाता है। आपने पढ़ा भी होगा। क्लियर है बच्चे? क्लियर कीजिएगा सभी लोग। आंसर जरूर से जरूर करेंगे जिनको याद होगा, ना याद रहे तो आप याद करने का प्रयास भी करेंगे। क्लियर? चलिए 8वां नंबर सवाल है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि जो
पुराने समय में जैसी कृषि की पद्धति थी, जैसे जंगलों को साफ करना, जंगलों को साफ करके वहां पे जो भूमि बच गया उन उपजाऊ भूमि पे खेती को करना। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि में अगर आप बात करेंगे तो किन क्षेत्रों में किया जाता था? तो सर ये जो है ना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय प्रदेशों में, मैदानी क्षेत्रों में, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में। ना बाबा ना, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ज्यादातर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही जो है वो आदिकालीन निर्वाह कृषि किया जाता था। आप देखिए आदिकालीन निर्वाह कृषि से ना आपके एग्जामिनेशन में इतना सवाल बनता है, इतना सवाल बनता है कि आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं कुछ आपको यहाँ पर आदिकालीन निर्वाह कृषि से जुड़ी हुई बातें भी आपको अभी थोड़ा सा रिकैप करा दूं। आदिकालीन निर्वाह कृषि तो सर वैसी कृषि जिसमें कृषक जो होता है वो जंगलों को काट कर साफ करके पहले तो मैदान तैयार करता है और उसमें खेती करने के बाद क्या करता है फिर छोड़ देता है, क्योंकि पहले के टाइम में ना भूमि की इतनी कमी नहीं थी तो उतना ज़्यादा लोग, एक बार उर्वरता समाप्त हो गई तो उसको 4-5 साल के लिए छोड़ ही देते थे, या बाद में इसमें खेती होगा। फिर नए फील्ड को क्या करते थे, बनाते थे, फिर उसमें खेती करते थे। और चूंकि इतना भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि जैसे अभी के टाइम में हम लोग धन अर्जित करने के लिए कार्य को करते हैं, उस प्रकार से नहीं करते, केवल अपने जीवन यापन के लिए लोग करते थे। इसमें वही पुराने औजार जैसे कुदाल, फावड़ा, यही सब उपयोग होता था। ठीक है, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको जैसे देखिए आदिकालीन निर्वाह कृषि पुराने समय में सभी जगह किया ही गया, तो सब जगह इसका अलग अलग नाम है। भारत में देखिएगा ना तो भारत में इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। अगर आप मलेशिया, अमेरिका, इस सब के बाद मलेशिया में मिल्पा के नाम से, लदांग के नाम से, इंडोनेशिया में, ब्राजील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा, आदिकालीन निर्वाह कृषि के अन्य नाम क्या है? तो सर स्थानांतरणशील कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि। इसमें क्या किया जाता है, खेती किया गया और खेती करने के बाद फिर उस भूमि को क्या किया जाता है, वहां पे कर्तन का मतलब काट लिए, दहन का मतलब फिर जला दिए, तो कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरणशील कृषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि भूमि का क्या होता है, स्थानांतरण मतलब आज यहाँ कल वहां भी, मतलब अगले टाइम पीरियड में उस जगह को, जमीन को छोड़ दिया जाता है, फिर बाद में खेती वहां पर मतलब 4 साल 5 साल बाद करने का प्रयास किया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सर, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और भी इसके नाम है, मैंने आपको बताया स्थानांतरणशील कृषि है, रोका नाम है, लदांग नाम है, मिल्पा नाम है, ये सारा नाम इसी का है। अगला देखिएगा सवाल, इनमें से कौन सी औजारें कर्तन एवं दहन कृषि के में प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन है लकड़ी, कुदाली, फावड़ा। तो इनमें से सभी, क्योंकि पुराने टाइम पीरियड की खेती है भाई, तो पुराने औजार ही उपयोग आएंगे, इसमें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर ये सब कोई उपयोग में नहीं आने वाला है। तो पुराने टाइम पीरियड की खेती है तो पुराने औजार ही इसमें प्रयोग में लाए जाते थे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा सवाल, इनमें से किस कृषि को मैक्सिको में मिल्पा, मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है? देखिए मैक्सिको में मिल्पा के नाम से, मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग के नाम से, तो भाई मेरे इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि को ही जो है ना वो मलेशिया में आपका मिल्पा के नाम, मैक्सो में मिल्पा के नाम से, मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग के नाम से आदिकालीन निर्वाह कृषि को ही कहा जाता है। इससे एग्जाम में सवाल बहुत बनेंगे, जैसे स्थानांतरणशील कृषि, फिर उसके बाद कर्तन एवं दहन कृषि, फिर इसको ब्राजील में जो है ना, ब्राजील में इसको रोका के नाम से भी जाना जाता है, ब्राजील में रोका के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारा टर्म्स आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल, भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से कौन सी फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती है? सिंध गंगा के मैदान में, यहीं पर तो आंसर मिल गया, सिंध गंगा का मैदान, यानी कि यहाँ पर पानी ज़्यादा है। तो इसमें से ऑप्शन में देखिए कि किस फसल में पानी की उपयोगिता ज़्यादा होती है? तो सर दलहनी पौधों में पानी की उपयोगिता बहुत कम होती है, अगर कम पानी भी दिया जाए तो दलहनी पौधे उग जाते हैं। हमारे यहाँ आप देखिएगा विंटर सीजन में दलहनी पौधों की खेती की जाती है, तो दलहनी पौधे जैसे ज्वार, तो पानी की कमी, तो ये नहीं किया जाए, गंगा के मैदान में भारी मात्रा में नहीं होता है, बाजरा का भी नहीं, टमाटर का भी नहीं, तो क्या होता है, गेहूं। क्या? तो गेहूं। तो भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में निम्नलिखित में से कौन सी फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती है? गेहूं आपका। और वैसे भी आप देखिएगा तो गेहूं आपका जो है ना वो चावल रहित गहन निर्वहन कृषि है, यानी गेहूं की खेती वे लोग करते हैं जो ज्यादातर जनसंख्या का भरण पोषण करते हैं। बड़े जनसंख्या का भरण पोषण करने हेतु गेहूं की खेती की जाती है। चावल की भी खेती जो है वो बड़े जनसंख्या के भरण पोषण के लिए किया जाता है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। तो चावल, आप गहन निर्वहन कृषि जब पढ़ेंगे तो उसमें 2 प्रकार से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, एक चावल प्रधान और एक चावल रहित। तो चावल प्रधान में चावल आ जाएगा और चावल रहित में गेहूं आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ जाए, ठीक है।
चावल धान की खेती संबंधित है। तो भैया मेरे बता तो दिए गहन निर्वहन कृषि से, इसमें क्या ही कंफ्यूजन, आगे बढ़ जाए। चलिए लल्ला, गहन निर्वाह कृषि कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के, चावल प्रधान और चावल रहित। चावल प्रधान और चावल रहित, तो 2 प्रकार सर, चावल प्रधान और चावल रहित। तो गहन निर्वहन कृषि जो होता है वो चावल प्रधान भी होता है और एक चावल रहित भी होता है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन सा जो है वो ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है? माने वो ऐसा काम जो गांव के लोग करते हैं। गांव के लोग क्या उद्योग खोलते हैं? गांव के लोग व्यापार करते हैं? नहीं नहीं। गांव के लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं? ना 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 ना। तो गांव के लोग क्या करते हैं? तो प्राथमिक क्रिया संलग्न रहते हैं, मतलब खेती करते हैं, किसानी करते हैं, मछली पालते हैं, शिकार करते हैं, केकड़ा पालते हैं, जो भी कह लीजिए आप, है ना। तो प्राथमिक क्रिया ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित कौन सी क्रियाकलाप है? तो सर प्राथमिक, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी। अंग्रेजी में क्या कहेंगे बालक? प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। अगला देखिएगा, रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? अब रबड़ हमारे यहाँ का नहीं है, आप देखिएगा रबड़ की जो खेती की गई ये सब औपनिवेशिक काल में आया। वैसा काल जब किसी समृद्धशाली देश को किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाता है। जैसा कि आपने भारत का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। भारत एक बहुत ही समृद्धशाली देश था जिसको एक बहुत ही शक्तिशाली देश ब्रिटेन के द्वारा अपने चुंगल में फंसाया गया, अपने जाल में फंसाया गया, उसी को कहते हैं औपनिवेशिक काल हो गया। तो औपनिवेशिक काल में जो फसलें आई मेरे भाई, तो रबड़ भी औपनिवेशिक काल की ही कृषि है। तो रबड़ जो है औपनिवेशिक काल की कृषि, और कैसी कृषि? रोपण कृषि, यानी कि इसका रबड़ का जो खेती है वो प्लांटेशन मतलब समझते हैं ना, बगानी, ये बगानी फसल है। कैसी फसल है? बगानी फसल है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कॉफी रोपण फसल औपनिवेशिक काल में आया है। गन्ना ये औपनिवेशिक काल में आया है, सब अपने यहाँ का ये नहीं है। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ में? क्यूबा में। कहाँ में? क्यूबा में। रबर औपनिवेशिक काल। गेहूं, ये गेहूं जो है वो मिक्स कृषि है, मिक्स है, या आप यूं कह सकते हैं कि ये मिक्स के साथ साथ क्या है, तो ये आप कह सकते हैं गहन निर्वहन कृषि में भी आता है। किस में आता है? गहन निर्वहन कृषि में भी आता है। आप यूं कह लीजिए चावल रहित गहन निर्वहन कृषि में भी आ सकता है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है ना? यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। यानी देखिए औपनिवेशिक हुआ ना, एक बहुत टर्म्स इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। औपनिवेशवाद से आप क्या समझते हो? उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हो? औपनिवेशिक काल क्या था? तो वैसा काल जब किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी समृद्धशाली राष्ट्र पर, समझ आइए दोनों में साली आ रहा है ना, शक्तिशाली समृद्धशाली, तो शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी समृद्धशाली राष्ट्र पर, यानी प्राकृतिक रूप से पूरा भरा पड़ा है, प्राकृतिक संपदाएं बहुत सारी हैं, भारत को सोने की चिड़िया मीन्स व्हाट? मीन्स डैट कि इंडिया मतलब बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर क्या था, तो प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो समूहों द्वारा कहता है निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? रोपण कृषि है ना, अभी आपने पढ़ा। ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के कॉफी बागान को फेजेंडा के नाम से जानते हैं। एजेंडा नहीं, एजेंडा कोई एक पॉलिटिकल मुद्दा होता है, एजेंडा होता है। मिल्पा आपने पढ़ा ही अभी कि हम लोग स्थानांतरणशील कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं। लदांग भी आपने पढ़ा, लदांग भी स्थानांतरणशील कृषि को जानता है। तो दिस इज द एलिमिनेशन मेथड बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, यानी कि बाय द टर्मिनेटिंग द ऑप्शंस को हटा कर भी हम आंसर को ला सकते हैं। ये भी अपना एक कला है ना जी। तो ब्राजील में कॉफी बागान को फेजेंडा के नाम से जाना था, और इतने बड़े पैमाने पे किया जाता है ना ब्राजील में कि मतलब समझ आइए कि वहाँ के किसानों के लिए ना अलग से रेलवे लाइन बिछाई जाती है, मतलब आने जाने के लिए, ताकि उनको सुविधा मिले। अलग से उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होती है, यातायात की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो बड़े पैमाने पे जो है वो कॉफी का यहाँ पे खेती किया जाता है ब्राजील में। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि यानी सर घास का जो भी मैदान होगा वहां पे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किया जाएगा। तो अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र, पंपास क्या है? घास का मैदान है। स्टेपीज क्या है? यूरेशिया का घास का मैदान है। और प्रेरीज क्या है? तो प्रेरीज भी क्या है? अमेरिका का घास का मैदान है। तो अर्जेंटीना, यूरेशिया और अमेरिका ये तीनों क्या है? तो सब घास के मैदान है। तो इनमें से इन सभी जगहों पे जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। क्यों? तो ज्यादातर पैसे कमाने के लिए। देखिए वाणिज्य कृषि क्यों होता है? तो पैसे कमाने के लिए क्या होता है? धन को अर्जित करने के लिए, वो भी बड़े पैमाने पे। ठीक है, मेरे मित्र लोग भी कुछ करते हैं, मेरा एक मित्र है भी करता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल है कौन है? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। देखिए इस मतलब ऐसा कृषि जिसपे बड़े पैमाने पे मुनाफा हो,
गेहूं, जौ, राई, मक्का, किसमें? तो गेहूं में, तो गेहूं आ गया, तो ऑप्शन ए हो गया। मिश्रित कृषि निम्न में से कहां की जाती है? मिक्स फार्मिंग जो है वो निम्न में से कहां की जाती है? पूछा गया आपसे। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग, या सभी? तो मिश्रित कृषि सब जगह, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा। मिश्रित कृषि में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? मिश्रित कृषि में देखिए, मिश्रित कृषि में मिक्स फार्मिंग होता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जैसे फसल भी उगा रहा है, साथ साथ पशुपालन भी कर रहा है। आपने बहुत जगहों पे ऐसा देखा होगा कि नीचे मछली पला रहा है और ऊपर बकरी पाले हुए है। बकरी जब अपना मल त्याग कर रहा है, मछली उसको खा रहा है, क्या जी, है ना? तो ये चीज़ें हो जाती है, वो तो आपका हो गया। तो मिश्रित कृषि जैसे कि हमारे यहाँ की जाती है नहीं, जैसे हम लोग धान रोपें, ठीक है, धान रोपें तो उसका भूसा जब बनेगा तो उस भूसे से क्या करेंगे हम लोग? अपने भैंस का पालन करेंगे, फिर जो हर मतलब रहेगा उसको खिलाएंगे, है ना? तो इन सब चीज़ों से आप ऐसे समझ सकते हैं, कुट्टी काटेंगे, खिलाएंगे। तो मिश्रित कृषि में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? गेहूँ, जौ, राई, सभी, बिल्कुल सभी। इनमें से कौन वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं? वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र पूछा है तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, सब भाई। देखिए डेयरी कृषि ना अभी के टाइम में बहुत प्रचलित है, डेयरी कृषि बहुत प्रचलित है। अपने यहाँ गुजरात में होता है, ऐसे अमेरिका ये सब जो है ना वो डेयरी कृषि में बहुत प्रचलन है। अरे देखिए दो एगो तो देशे है दुनिया, अमेरिका, चाइना, ये दोनों तो सब चीज़ में आगे है, ठीक है। चौची देखिए ना, हर चीज़ में आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि से संबंधित है? खट्टे रसदार, तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जो है ना वो खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है। जैसे अंगूर हो गया आपका, अंगूर का दाना हूँ सुई न चुभा देना, सुई जो चुभाई तो रस टपकेगा तो बन जाऊंगा किशमिश। तो ये भी पूछेगा कि किशमिश की खेती कैसे प्रदेशों में की जाती है? तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में की जा सकती है। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ठंडे के दिनों में यहाँ से बहुत ज़्यादा मदिरा का जो है ना वो यहाँ से मदिरा भेजा जाता है, क्योंकि आप अंगूर से, खट्टे चीज़ों से, जैतून से, नींबू, ये सब मदिरा बनाने में क्या होता है? उपयोगी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो सर अंगूर की कृषि, अंगूर खट्टा, हाँ बिल्कुल बल्ला। चलिए गेहूं ना, चावल ना, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। ट्रक फार्म, एक बाजार के मध्य दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसका क्या नाम दिया गया? जैसे फल हो गया, जैसे सब्जी हो गए आपके, फूल हो गए आपके, तो क्या होता है ना कि जैसे बाजार से टूटा, खेत से टूट गया ना, तो उसको एक ही रात में उसको बाजार पहुंचा देना है, नहीं तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो ऐसी खेती को कहते हैं ट्रक फार्मिंग। मतलब कि वैसा खेती जिसका उत्पादन वाला जो सामग्री रहता है उसको एक रात में ही ट्रक से क्या करता है? स्थानीय बाजार में पहुंचा दिया जाता है, अन्यथा वो खराब हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ट्रक कृषि। क्या कहते हैं उसको? ट्रक कृषि। अगला है, पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अतिरिक्त दूसरे प्रकार की कौन सी कृषि होती है? कारखाना कृषि। कौन सी कृषि होती है? कारखाना कृषि। अगला देखिएगा, सहकारी कृषि अधिक सफल रही, तो ये डेनमार्क में, सहकारी डेनमार्क में। यहाँ पर क्या होता है ना, एक समूहों द्वारा सहकारी संस्था बनाकर कार्य को किया जाता है, ठीक है, लोग अपना इसमें योगदान देते हैं, ठीक है। चलिए, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में क्या नाम दिया गया? अब इसमें क्या होता है, जैसे आप जाइएगा सोवियत संघ में तो आप देखिएगा, आपको पता है कि रूस में क्या है, सारा चीज सरकारी है, प्राइवेटाइजेशन, देयर इज नो प्राइवेटाइजेशन वाला, ठीक है। तो वहाँ पे खेती करने का भी अधिकार किसानों को मात्र उतना ही दिया जाता है जितना उसके लिए भरण पोषण के लिए जरूरी है। बाकी जो भी है ना उसको सामूहिक रूप से खेती किया जाता है, ठीक है, सामूहिक रूप से खेती होता है और सब लोग मिलजुल कर करते हैं खेती। तो बड़ी अच्छी पद्धति है जो कि ये सोवियत संघ के द्वारा, यूएसएसआर के द्वारा अपनाई जाती है, जो भी इसमें देश है। तो इसको कोलक खोज के नाम से जानता है, कोलक खोज। क्या? कोलक खोज। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? दादा रे दादा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इतना इंपॉर्टेंट सवाल, इसको फेवरेट मान लीजिए। किसका? अरे मेरा फेवरेट नहीं, बोर्ड का फेवरेट, बड़ा फेवरेट सवाल है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? पुष्पोत्पादन यानी फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला देखिएगा, पढ़ लें, पढ़िए आप लोग, क्या है सवाल, पढ़िए जल्दी से पढ़िए कि निम्न, हाँ ठीक है, निम्न, ठीक है, आगे पढ़िए। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है?
पढ़ें, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जा सकती है। अभी तो सर आप बताए थे कि स्टेपिज क्षेत्र है, पंपाज है, प्रेरीज है, इन सभी जगहों पे विस्तृत वाणिज्य अनाज खेती की जाती है। तो मतलब घास के मैदान पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है ना, तो यानी कि जो आपका बेसिन वाला इलाका है वहाँ पे नहीं होता है। तो सर पंपाज है, स्टेपिज है, प्रेरीज है, इन सभी जगहों पे तो खेती की जाती है, तो इसलिए अमेजन बेसिन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? गन्ना, कॉफी, मक्का, रबर। खाद्य मतलब खाने वाला, कौन है भैया? गन्ना, कॉफी, मक्का। मक्का आपका खाद्य फसल हो जाएगा। बन गया ना? तो क्वेश्चन उड़ रहा है, अब उड़ रहा है, लास्ट जाते जाते क्वेश्चन उड़ने लगता है, धाए धाए। चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले, अनानास। कौची कौची है देख लीजिए, पढ़ लीजिए भाई। चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले, अनानास। ठीक है, ये कैसी खेती का उदाहरण? तो रोपण कृषि का उदाहरण है, यानी प्लांटेशन फार्मिंग का उदाहरण है। प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें बागान बना के इन सब चीजों का खेत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। मानव का सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था? सबसे पुराने टाइम पीरियड में मानव क्या करता था? तो मानव क्या करता था? तो आखेट एवं भोजन संग्रह करता था। क्या करता था? आखेट एवं भोजन संग्रह। पशुपालन बाद में आया, खनन बाद में आया, बुनाई बाद में आया। पहले आखेट का मतलब होता है शिकार करना। लोग कंदमूल फलों पे ही निर्भर थे और कंदमूल फलों को ही खाकर अपना जीवन यापन करते थे, जीवन का निर्वहन करते थे। इसीलिए आखेटन यानी शिकार करते थे और शिकार करके ही अपने जीवन का भरण पोषण करते थे और भोजन को संग्रह करना बाद में आया था। पहले आखेटन था, फिर धीरे धीरे लोगों को लगा कि अब हम भोजन का संग्रहण भी शुरू कर सकते हैं। तो हालांकि ये हमारी प्राचीनतम आर्थिक क्रियाओं में एक है। कौन? आखेट एवं भोजन संग्रह। मसाई क्या है? तो मसाई एक जनजाति है। बड़ा ही फेमस सवाल है, किसका? तो बोर्ड का। मतलब बोर्ड में इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क मतलब सूखा। अभी तो आप बताए थे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि दलहनी पौधों में जो होता है ना, वो ज्यादातर पानी का मात्रा का उपयोग नहीं होता है। तो शुष्क कृषि में कौन नहीं होगा? ज्वार दलहनी है, शुष्क है। रागी दलहनी है, शुष्क है। मूंगफली दलहनी है, शुष्क है। गन्ना सही जवाब हो जाएगा मालिक। अगला सवाल, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? खरीफ फसल कब से कब तक? तो अभी खरीफ का ही समय चल रहा है ना। अब सर हम ठंडा में देख रहे हैं वीडियो, तो हमको कैसे पता? ठीक है, तो सही बात बता रहे हैं। जून से सितंबर तक जो टाइम पीरियड होता है वो हमारे यहाँ धान का रुपाई होता है। आप देखे होंगे जून में स्टार्ट होता है जब बारिश का मौसम आता है, और सितंबर अक्टूबर तक क्या होता है? पूरा कटने लगता है। तो इसको खरीफ ऋतु कहते हैं। ठीक है, धान की खेती को खरीफ ऋतु, तो जून से सितंबर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखिएगा, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? देखिए, हमारे मनुष्य की बॉडी के लिए जो आदर्श तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा ना, अगर एसी चलाइएगा 25 पे चला के छोड़ दीजिएगा, तो आपको ना तो ठंडा लगेगा ना तो गर्मी लगेगा, है ना, आपको मजा आएगा। लेकिन जैसे ही आप देखिएगा, मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि जाड़ा का दिन में देखते हैं 20-25 से जैसे टेम्परेचर नीचे आने लगता है, हम लोग स्वेटर का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। गर्मी में 25 से ऊपर जाता है, पंखा का उपयोग शुरू कर देते हैं, है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस जो है एक आदर्श तापमान माना गया है हम मनुष्यों के लिए, हमारे बॉडी के टेम्परेचर के लिए। लेकिन गेहूं की खेती के लिए, तो सर गेहूं की खेती कब किया जाता है? गेहूं की खेती कब किया जाता है? तो सर हमको लगभग याद है कि गेहूं का खेती जो है ना वो जाड़े के टाइम में होता है, जब खरीफ हो जाता है उसके बाद ही होता है ना। तब ध्यान में आया कुछ है? यानी कि उस समय टेम्परेचर क्या रहता है? 25 से कम ना, 25 से कम यानी 10 से 20 वाला में जाइए, सही जवाब। आप समझ गए ना, कहीं भूलिएगा नहीं, भूलिएगा 10 से 20 वाला में। चलिए अगला है, किम्बर लेक क्यों विश्वविख्यात है? ये भी देखिए अफ्रीका में ही है। किम्बर लेक बहुत हीरा उत्पादन होता है, हीरा के लिए यहाँ पे टन के टन हीरा निकाला गया है यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल है? कपास, कॉफी, मेस्टा, जूट। मेस्टा, कॉफी, कपास, जूट, ये सब क्या है? रेशेदार फसल। देखिए कपास रेशेदार, मेस्टा रेशेदार, जूट रेशेदार, कॉफी आपका सही जवाब हो जाएगा। कॉफी में रेशा नहीं होता है। अगला नहीं है, पूछा था, सही तो है रे। लॉरेंसार प्रदेश है, लॉरेंसार प्रसिद्ध है। लॉरेंसार कहाँ में है? तो लौह के लिए प्रसिद्ध है। और लॉरेंसार कहाँ में? फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे, यूं कह लीजिए फ्रांस में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयला का सबसे, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। देखिए हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम लोग सोचते हैं,
कि बेटा इस चीज़ का उपयोग कर रहा है तो पोता को भी इस चीज़ का उपयोग होना चाहिए। हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन चीन एकमात्र ऐसा देश है जो ऐसा नहीं सोचता है। उसके यहाँ क्या है, अगर सोना मिल रहा है तो खूब निकाल। देखिए सबसे ज़्यादा सोना कहाँ में है, सबसे ज़्यादा सोना है अफ्रीका में, लेकिन सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन कौन करता है, चीन करता है। कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, चीन करता है। यानी चीन जो है ना वो सतत पोषणीयता पे नहीं ध्यान देता है, चीन ध्यान देता है कि अभी का टाइम पीरियड देखो, आने वाले समय में क्या होगा, डजेंट मैटर। अभी का जो हमारा जो लोग हैं, हमारे जो संसाधन है उनको फुलफिल रखना है, उनको खुश रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चीन आपका हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा खाद्य फसल है, खाने वाला फसल, गेहूं, गन्ना, कॉफी, चुकंदर, तो गेहूं आपका खाद्य फसल हो जाएगा। चलिए, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, चीन। अरे सब में लगभग चीन आता है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक चीन। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश, अब देखिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर पिछले बार जब पढ़ाए होंगे आप तो भारत बताए होंगे, लेकिन मेरे भाई भारत था, बदल गया डाटा। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो जितना भारत का क्षेत्रफल है, जितना कपास का उत्पादन होता है, उसमें अगर मैं देखूं तो उसमें नंबर 1 पे आएगा, उसमें नंबर 1 पे आएगा क्षेत्रफल के अनुसार से। लेकिन कहता है पूरे विश्व में सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो उत्पादन चीन करता है। अब समझ आइए, पहले भारत था 1 नंबर पे, अब कौन आ गया है, चीन आ गया है। तो एनसीईआरटी के नए डाटा के अनुसार अब चीन हो गया है। पुराने किताब जिनके पास होंगे उसमें भारत रहेगा। तो अब कमेंट में आकर ये मत लिखिएगा कि गलत बताए हैं, इसलिए ध्यान रख लीजिए। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक, मैं ये क्लास 2026 में ले रहा हूँ और इस टाइम में है जो वो विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक चीन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, अब जिनके पास पुराना एनसीईआरटी होगा वो कहेंगे सऊदी अरब, लेकिन अभी के डाटा के अनुसार सबसे बड़ा उत्पादन, सबसे ज्यादा उत्पादन जो है खनिज तेल का उत्पादन अमेरिका कर रहा है। समझ आइए, है किसके पास, रिजर्व है किसके पास, सऊदी अरब के पास। उत्पादन कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। ये सब देश ऐसा है कि मतलब ये सभी नहीं देखता है कि मतलब मेरे पास कितना सामग्री बचा हुआ है, मतलब है तो उसका अति दोहन करो, उपयोग करो, दम विश्व में अपना दम परचम लहराते रहो। हम लोग क्या है, बचा के रखते हैं, चीज़ों को बचा कर रखते हैं, तैयो नहीं सही से बचा पाते हैं। पानी बचा रहे हैं, गंगा क्लीन हो ही नहीं रहा है ना। तो ये चीज़ है। तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, अमेरिका हो जाएगा। अब बोलिएगा ना कि सर आप जब पिछले क्लास पहले पढ़ाए थे उसमें सऊदी अरब बताऊंगा, तो हाँ पहले था सऊदी अरब, अब दूसरे नंबर पे सऊदी अरब को रख लीजिए आप। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। रूर, ये देखिए जर्मनी का रीढ़ का हड्डी आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है रूर। और यहाँ से कोयला का पूरे विश्व के आप कह सकते हैं कोयला का बहुत ज़्यादा यहाँ से उत्पादन होता है। आप ऐसे ही देखिए, आप यूँ कह सकते हैं चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है कोयला का, लेकिन जर्मनी जो है ना, जर्मनी में लगभग पूरे विश्व के कोयले का मतलब आप कह सकते हैं 60 to 70% मतलब ये मतलब कर देता है उत्पादन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब यहाँ इसका कोयला क्षेत्र स्थित है, सॉरी उत्पादन नहीं, इसका क्षेत्र स्थित है, लेकिन उत्पादन में कौन आ गया है, उत्पादन में चीन आ गया है। देखिए है किसके पास रिजर्व ज़्यादा, जर्मनी के पास, लेकिन उत्पादन कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। जितना है उसी में बहुत कर रहा है उत्पादन, है ना। जैसे कि मान लीजिए अपना गांव में अमीर कौन है, तो अमीर खूब कोई दूसरा व्यक्ति है, ए और बी व्यक्ति है, तो ए पूरा अमीर है, लेकिन अच्छा रहन सहन किसका है, खूब खर्चा कौन कर रहा है, कार से कौन घूम रहा है, जिसके पास कम पैसा है लेकिन खूब ये अच्छा से घूम रहा है। तो किसकी जीवन शैली अच्छा होगी, ए या बी की। तो ए के पास सर तो पैसे हैं, लेकिन बी का जीवन शैली क्या है, अच्छा है। क्लियर। निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है, तो क्यूबा की रानी के नाम से हमें गन्ना को जानते हैं। गन्ना क्यूबा की रानी, क्यूबा की रानी गन्ना। अगला सवाल देख लीजिएगा, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चिली। चिली जो है ना वो विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन है। चिली का आप नक्शा देखिएगा मैप में तो ऐसे होगा, एकदम ऐसे लंबा, देखे है ना, लंबा नक्शा होगा ऐसे। चिली को क्या हुआ था ना, मतलब क्षेत्रफल मतलब बहुत कट्टे 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 चिली का आप देखिएगा तो इस तरह से आपको नक्शा देखने के लिए मिलेगा। ऐसा देश है, ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो तांबा अयस्क का उत्पादन, देखिए तांबा अयस्क का उत्पादन, ठीक है, अयस्क यानी कि और क्या होता है आप समझ रहे हैं, अयस्क। तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन है, चिली है। तो इस तरह से मेरे भाई बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम टाइम पीरियड में मैंने इस चैप्टर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट जितना भी बन सकता था मैंने बना दिया। ठीक है, बहुत ही कम मैंने टाइम लिया, बहुत ही कम समय लिया। अब मैं चाहता तो इसी क्वेश्चंस को आपको 1 घंटे में भी करा सकता था, 2 घंटे में भी करा सकता था, लेकिन मेरा मकसद है कम समय में
ज़्यादा प्रॉफिट। सॉफ्ट स्टडी प्लस सेल्फ स्टडी इज इक्वल टू सक्सेस। ठीक है, हमेशा यही हमारा नारा रहा है और यही रहेगा। तो आराम से पढ़ते रहिए और वीडियो को अपने मित्र बंधु भाई सगा के साथ शेयर भी करते रहिए, क्योंकि आपको पता है क्लासेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे, तो जिस वजह से बहुत सारे बच्चों की संख्या कम हो चुकी है। अब इसको आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।